नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पंतनगर विश्वविद्यालय की दीक्षांत समारोह में लिया हिस्सा। जलवायु परिवर्तन और मिट्टी के निम्नीकरण पर जाहिर की चिंता। राहुल गांधी के केदारनाथ दौरे पर बीजेपी का सियासी हमला। राहुल की भक्ति पर उठाए सवाल, कहा जो दल राम को कहते थे काल्पनिक, आज वो मंदिर मंदिर घूम रहे। मंगलौर सीट पर उपचुनाव के लिए बढ़ने लगी दावेदारों की लिस्ट। बीजेपी से सामने आए कई दावेदार। चैंपियन के बाद स्वामी यतीश्वरानंद ने चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। और उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव संपन्न। छुटपुट घटनाओं के साथ संपन्न हुआ चुनाव। एबीवीपी ने मारी बाजी। देहरादून के एमकेपी कॉलेज में सभी पदों पर एबीवीपी का कब्जा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंतनगर विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन और मिट्टी के निम्नीकरण जैसी समस्याओं से निपटने के लिए दुनिया आज प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर बढ़ रही है। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के मोटे अनाज का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए पंतनगर विश्वविद्यालय के शोधकर्ता वैज्ञानिकों की अहम भूमिका रहेगी। आज क्लाइमेट चेंज और सॉइल डिग्रेडेशन जैसी समस्याओं से निपटने के लिए दुनिया प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर बढ़ रही है। साथ ही इको फ्रेंडली फूड हैबिट्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। पूरा विश्व इस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मना रहे हैं। उत्तराखंड मिलेट्स के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। मिलेट्स को हमारे फूड हैबिट्स में प्राथमिकता प्रदान करने में इस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों व संकाय सदस्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। राहुल गांधी का केदारनाथ दौरा खत्म हो गया है। वो 3 दिनों तक केदारनाथ में रहे और पूजा अर्चना की। राहुल का ये दौरा उनका निजी दौरा था, लेकिन वक्त बीतते बीतते इस पर सियासी प्रतिक्रिया भी आई। सवाल राहुल की भक्ति पर उठ रहे हैं। चलिए ये रिपोर्ट देखिए और समझते हैं कि कौन कितना बड़ा भक्त है। केदारनाथ में राहुल का दौरा न सिर्फ उत्तराखंड में जेरे बहस आ गया, बल्कि समूचे देश में राहुल का केदारनाथ पहुंचना और 3 दिनों तक रुकना कई बड़े संदेश दे गया। भले ही इसे सियासी दौरा नहीं कहा जा सकता, लेकिन केदारनाथ में राहुल की मौजूदगी और उनके 3 दिनों तक रुकने के बाद इस बात को मानने से गुरेज तो किसी को नहीं होगा कि इसके सियासी मायने तो टटोले ही जाएंगे। वीआईपी प्रोटोकॉल से दूर राहुल गांधी का ये दौरा न सिर्फ व्यक्तिगत दौरा रहा, बल्कि इसके बारे में मीडिया को भी बेहद कम जानकारी दी गई। राहुल गांधी भी मीडिया इंटरेक्शन की जगह सीधे ही केदारनाथ पहुंच गए। वहां भी उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी, मानो राहुल बाबा केदार के दर पर अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए एक नई ऊर्जा का आशीर्वाद लेने आए हो। अपने 3 दिनों के दौरे में राहुल गांधी ने कई बार बाबा केदारनाथ के दर्शन किए, रुद्राभिषेक किया, एक आम श्रद्धालु की तरह धाम में टहलते घूमते रहे, पंडों पुरोहितों से मुलाकात की, श्रद्धालुओं को चाय पिलाई और भंडारा भी किया। राहुल गांधी का ये दौरा भले ही उनके लिए व्यक्तिगत और वीआईपी तामझाम से दूर रहा हो, लेकिन बीजेपी ने इसे सियासी बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी के प्रवक्ता इस दौरे को मौका परस्ती और चुनाव से जोड़ते रहे। सॉफ्ट हिंदुत्व की कहानी भी इसमें जोड़ दी गई। बीजेपी के प्रवक्ताओं के लिए जहां ये दौरा राजनीति और सियासत का एक हिस्सा भर था, वहीं याद ये भी रखना चाहिए कि आपदा के बाद सुरक्षित यात्रा का संदेश देने के लिए राहुल गांधी ने पैदल ही गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक की यात्रा की थी। फिलहाल मौजूदा वक्त और बदले हालातों में राहुल गांधी और राहुल गांधी के हिंदुत्व को बीजेपी निशाने पर लेती रही है। अब बाबा केदारनाथ ही शायद ये तय कर पाएंगे कि उनकी भक्ति में किसने बाजी मारी और कौन दिखावा कर गया।
वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राहुल गांधी के केदारनाथ दौरे को लेकर उन पर हमला किया। भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया, उस राह पर अब तमाम राष्ट्रीय दल आगे बढ़ रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने कहा कि जो दल राम को कभी काटने कहते थे, आज वो मंदिर घूम रहे हैं। राहुल सर, जो लोग नारे लगाने वाले हैं वो देश भर के आए हुए तीर्थ यात्री हैं और उन्होंने यहाँ तक, मैं जो वीडियो देख रहा हूँ, यहाँ तक कहा है कि राहुल जी जय बाबा केदार बोलिए। अब पता नहीं दिल के अंदर बोला, मुंह के बाहर तो बोला नहीं। मुंह के बाहर बोलते तो उसकी रिकॉर्डिंग आती। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि सनातन ने, आज मोदी जी ने जितने भी दलों के लोग हैं उनको सनातन के द्वार पर पहुंचाना प्रारंभ कर दिया है और जो हम चाहते थे होने लग गया है। नहीं, मेरा कहना यह है, चाहे राहुल गांधी जी हो, कोई भी राजनीतिक दलों को हमने बाध्य कर दिया है कि वो हमारे लाइन पे चलें और आज हमने सारी जगह हिंदूमय कर दिया है और आज इसी को बाध्य होकर आज वो धर्म जगह जगह भटक रहे हैं और सनातन धर्म के ऊपर अपना मत्था टेक रहे हैं। मंगलौर विधानसभा सीट पर बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई है। अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर दावेदारी भी सामने आने लगी है। बीजेपी से जहां प्रणव सिंह चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं, वहीं रेस में अब नाम बीजेपी नेता स्वामी यतीश्वरानंद का भी सामने आ रहा है। यतीश्वरानंद ने दावा किया है कि जीत बीजेपी की होगी। बता दें कि राज्य गठन के बाद से बीजेपी अब तक इस सीट पर कमल नहीं खिला पाई है। सरबत करीम जी थे बसपा से और एक अच्छे इंसान थे, बड़े मिलनसार थे, लेकिन वो लंबी बीमारी के कारण उनका देहांत हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। और जहां तक मंगलौर में चुनाव कौन लड़ेगा, ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्टी सर्वे कराएगी और हमारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ वहाँ पर टीम खड़ी है हमारी माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। अब की बार विधानसभा मंगलौर को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का मन वहाँ की जनता कार्यकर्ताओं ने बना लिया है। उधर सरकार विधायकों की विधानसभा क्षेत्र के अलावा मंत्रियों द्वारा किए जाने वाले शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम पर रोक लगाने वाले अपने फरमान को बदल सकती है। बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में सीएम धामी से बात की है और इस बातचीत में साफ हुआ है कि विधायक और मंत्री पहले की तरह लोकार्पण और शिलान्यास करते रहेंगे, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा जो लोकार्पण और शिलान्यास किए जाते हैं, लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन कार्यक्रम में सीएम धामी हिस्सा लेंगे। बात तो बहुत स्पष्ट में कर दूं कि इस प्रकार का बयान किस रूप में आया कि मेरी माननीय मुख्यमंत्री वार्ता हुई है। जो भी शिलान्यास जिस रूप में होते हैं उस रूप में यथावत वो शिलान्यास होते ही होंगे भी। केंद्रीय योजनाओं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, केंद्रीय मंत्री आना संभव नहीं हो पाता, इसलिए केंद्रीय योजनाओं के शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री शिलान्यास करेंगे। ऐसा एक प्रकार से एक निर्देश रूप में आया था। भारत सरकार ने भी कहा कि हम हमारे मंत्रियों के स्थान पर मुख्यमंत्री शिलान्यास करें केंद्रीय योजनाओं का, उसको दूसरे रूप में देखना उचित नहीं है। उत्तराखंड में कई मदरसों में गैर मुस्लिम छात्रों की पढ़ाई करने का मामला सामने आया है, जिसने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि अब इस मामले में संज्ञान लेते हुए जांच की बात कही जा रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम छात्र, 30 मदरसों में 749 गैर मुस्लिम बच्चे कर रहे पढ़ाई। मामले में शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। उत्तराखंड से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने शिक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश के कई मदरसे ऐसे पाए गए जहां गैर मुस्लिम छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। बता दें कि 30 मदरसों में 749 गैर मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई करने की बात सामने आई है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में गैर मुस्लिम बच्चों का मदरसे में एडमिशन करवाया गया। वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा भी उत्तराखंड शासन से पूछा गया है कि गैर मुस्लिम बच्चों को स्कूल में क्यों दाखिला नहीं दिलाया गया। इन्हीं बिंदुओं के साथ कई अन्य बिंदुओं पर प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण को 9 नवंबर को आयोग के समक्ष पेश होकर जवाब देना होगा। वहीं यदि आंकड़ों पर गौर करें तो हरिद्वार के 21 मदरसों में 630 गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वहीं उधम सिंह नगर जनपद के 8 मदरसों में 122 गैर मुस्लिम छात्र एडमिशन लिए हुए हैं। नैनीताल जिले के एक मदरसे में 4 गैर मुस्लिम छात्र पढ़ाई करते हैं, जबकि हरिद्वार के एक मदरसे में 131 गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं।
वहीं हरिद्वार जनपद के ही एक और मदरसे में 112 गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं। बीजेपी ने मामले को गंभीरता से लिया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में मामला है और इस बात की जांच की जा रही है। रूप से एक गंभीर मामला है और एक जांच का विषय भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है और जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर अवैध रूप से मदरसे संचालित हो रहे थे, उन पर कार्रवाई करने का भी हमारी सरकार द्वारा काम किया गया है। ये किस कारण से गैर हिंदू बच्चे मदरसे में पढ़ रहे थे, किस कारण से पढ़ते, इसकी जांच होनी चाहिए और इन बच्चों को जल्द से सरकारी स्कूलों में भर्ती कराया जाए, इसके बारे में भी बात हो रही है। धर्मनिरपेक्ष है, कोई कहीं भी पढ़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो वर्तमान सरकार है बड़ी बड़ी बातें करती है और जिस तरीके से बच्चों ने वहाँ एडमिशन लिया है, मदरसों में पढ़ने के लिए गए हैं, उससे सरकार की नीति या सरकार की नीयत का पर्दाफाश होता है। इनके पास इतनी सक्षम व्यवस्था नहीं है। सूचना के अधिकार में ये सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और राइट ऑफ एजुकेशन में जब ये एडमिशन दे ही नहीं सकते हैं गरीब बच्चों को, कहाँ पढ़ेंगे गरीब के बच्चे। वहीं मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी का कहना है कि जिन क्षेत्रों में स्कूल नहीं है, उन जगहों पर गैर मुस्लिम बच्चे मदरसे में पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें एनसीईआरटी सिलेबस से पढ़ाया जा रहा है। मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो उन 30 मदरसों में 749 बच्चे पढ़ रहे हैं जहां स्कूल नहीं थे, उनके अभिभावकों की मर्जी से पढ़ रहे हैं और उन्हें कोई भी दीनी यानी उनके मजहबी तौर से ना उन्हें उर्दू पढ़ाया जाता है ना अरबी पढ़ाया जाता, उन्हें वही शिक्षा दी जाती है जो एनसीईआरटी की किताबों के अंदर है। ये हमने सुनिश्चित किया है और इसे हम सुनिश्चित भी करना चाहते हैं कि जो बच्चे अपनी मर्जी से जो पढ़ना चाहेंगे वो पढ़ेंगे, उनके ऊपर कोई चीज थोपी नहीं जाएगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि किन कारणों से बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, इसकी जाँच की जा रही है। पहली बात तो बहुत स्पष्ट कर देता हूँ, जब प्राइवेट सेक्टर के मदरसे खुलते हैं तो ये कहना कि वहाँ स्कूल नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। उसकी जांच हो रही है, स्कूल सब जगह खुले हैं। ये केवल अपने मदरसे में छात्र संख्या बढ़ाकर सरकारी अनुदान प्राप्त हो, इसकी रणनीति का हिस्सा है और जांच कराने वाली भी यही सरकार है और उसके भी अच्छे परिणाम आएंगे। आखिरकार इस प्रकार से जो लूट अभी तक इस राज्य के अंदर होती थी, उस पर ब्रेक लगेगा। अरे मैं बता रहा हूँ ना, प्राइवेट सेक्टर के स्कूल किस रूप में लोगों को दिग्भ्रमित करके कौन सी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, यही तो जांच का विषय, इसलिए तो जांच बताइए इसके लिए। उत्तराखंड में जिस तरीके से मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों के पढ़ने का मामला संज्ञान में आया है, अब उसमें जांच की बात कही जा रही है। लेकिन इसमें दो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, या तो उन क्षेत्रों में वास्तव में स्कूल नहीं है या फिर मदरसे में छात्र संख्या बढ़ाने को लेकर ये प्रयास किया गया है, जिसका इशारा खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी दिया गया है। बहरहाल ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर गैर मुस्लिम छात्रों को मदरसे में पढ़ने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। मंगलवार को उत्तराखंड के कॉलेज में छात्र संघ चुनाव सकुशल संपन्न हुए। बता दें कि प्रदेश के 119 राजकीय और 21 अशासकीय महाविद्यालयों में से ज्यादातर महाविद्यालयों में चुनाव रहे। हालांकि राज्य के कुछ महाविद्यालयों में निर्विरोध चुनाव हुए हैं। बता दें कि राजधानी देहरादून के 3 महाविद्यालयों में छात्रों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। महाविद्यालय के ज्यादातर पद पर एबीवीपी का कब्जा रहा। रुड़की के डीएवी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव में इस बार एबीवीपी ने बाजी मारी। चुनाव अधिकारी ने बताया कि 2 निर्दलीय प्रत्याशियों को छोड़कर बाकी पूरे पैनल में एबीवीपी ने अपना कब्जा जमाया। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष पद पर अभिजीत और महासचिव पद पर गौरव ने जीत हासिल की। आज के जो चुनाव की प्रक्रिया थी वो बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से निपटी है और सुबह 8 बजे से चुनाव शुरू हो गए थे और 1 बजे तक हमारे पास चुनाव की प्रक्रिया चली। फिर उसके बाद हमने मतगणना की। मतगणना के पश्चात जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं अध्यक्ष पद के लिए, जो उम्मीदवार जीते हैं वो हैं अभिजीत। उसके बाद जो हमारे पास उपाध्यक्ष का जो पद है उसके ऊपर जो जीते हैं वो हैं श्राविका राजयान। फिर हमारे पास महासचिव सचिव का पद है, उसके ऊपर जो विजयी हुए हैं कैंडिडेट उनका नाम है गौरव कुमार। उसके बाद हमारे पास जो अगला पद है वो संयुक्त सचिव का है, तो संयुक्त सचिव के पद पर जो विजयी हुए हैं वो है तनिष्का त्यागी। फिर है हमारे पास कोषाध्यक्ष का पद, कोषाध्यक्ष पद पर मनीषा विजयी हुई है। और फिर उसके बाद जो अंतिम पद है वो हमारे पास विश्वविद्यालय प्रतिनिधि का है और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पर जुनैद विजयी हुए हैं।
उधर छात्र संघ चुनाव के दौरान कई कॉलेजों में छात्र गुटों के बीच झड़प भी देखने को मिली। स्क्रीन पर आप 3 अलग अलग जगह की तस्वीर देख रहे हैं। पहली राजधानी देहरादून के डीवीपीसी कॉलेज की है, जहां एक फर्जी मतदान आईडी कार्ड पर हंगामा हुआ। दूसरी तस्वीर मसूरी के म्युनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की है, जहां पोलिंग बूथ पर जाने को लेकर छात्र संगठन भीड़ यहां पर आपस में भिड़ते नजर आए। आखिरी तस्वीर हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज की है, जहां एबीवीपी के छात्रों ने खुलेआम धारा 144 की धज्जियां उड़ाते हुए जुलूस निकाला। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पंतनगर विश्वविद्यालय की दीक्षांत समारोह में लिया हिस्सा। जलवायु परिवर्तन और मिट्टी के निम्नीकरण पर जाहिर की चिंता। राहुल गांधी के केदारनाथ दौरे पर बीजेपी का सियासी हमला। राहुल की भक्ति पर उठाए सवाल, कहा जो दल राम को कहते थे काल्पनिक, आज वो मंदिर मंदिर घूम रहे। मंगलौर सीट पर उपचुनाव के लिए बढ़ने लगी दावेदारों की लिस्ट। बीजेपी से सामने आए कई दावेदार। चैंपियन के बाद स्वामी यतीश्वरानंद ने चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। और उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव संपन्न। छुटपुट घटनाओं के साथ संपन्न हुआ चुनाव। एबीवीपी ने मारी बाजी। देहरादून के एमकेपी कॉलेज में सभी पदों पर एबीवीपी का कब्जा।